हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार जे स्वामीनाथन जी का परिचय। आज की वीडियो में हम जानेंगे विस्तृत रूप से स्वामीनाथन जी की कला यात्रा को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ये पसंद आता है तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं जे स्वामीनाथन जी यानी जगदीश स्वामीनाथन जी का कला परिचय। जे स्वामीनाथन जी यानी कि जगदीश स्वामीनाथन जी आधुनिक भारतीय कला जगत में अपनी संपूर्ण रंग चेतना के साथ निरंतर प्रयोगवादी चित्र सृजन करते रहे। वे एक सजग संस्कृति कर्मी भी थे। उनकी कला पूर्णतः मौलिक थी। अपनी कृतियों के प्रदर्शन द्वारा वे लगातार कई वर्षों तक कला जगत में चर्चित रहे। अब उनके जन्म पर और शिक्षा को जाना जाए कि स्वामीनाथन जी का जन्म हुआ 21 जून 1928 को शिमला के एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में। उनके पिता एन.वी. जगदीश अय्यर एक परिश्रमी कृषक थे एवं उनकी माँ जमींदार घराने की थी। उनका प्रारंभिक जीवन शिमला में व्यतीत हुआ, किंतु अधिकांश समय दिल्ली में। बचपन में स्वामी जी बहुत जिद्दी और चतुर स्वभाव के थे। चित्रकला में रुचि होने के बाद भी उन्होंने कला विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया। हाई स्कूल पास करने के बाद वे दिल्ली विश्वविद्यालय की प्री मेडिकल कक्षा में भर्ती हुए, किंतु वहां उनका मन नहीं लगा और 1943 की प्री मेडिकल परीक्षा में जब वो अनुत्तीर्ण हो गए तो वो घर छोड़कर कोलकाता भाग गए। वहां वे आजीविका के लिए ब्लैक में टिकट, सिनेमा की टिकट व फुटपाथ पर सिले हुए अंडरवियर बेचने लगे। इसी समय वहां वे क्रांतिकारी समाजवादी दल के सदस्य बन गए थे। उन्होंने क्रांतिकारी समाजवादी दल ज्वाइन कर लिया था। याद रखिए, उन्होंने कोई कला विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया, जबकि उनको कला में बचपन से रुझान था। राजनीतिक जीवन। स्वामी जी ने समाजवादी साहित्य तथा विचारधारा का गंभीर अनुशीलन किया। लगभग 1.5 वर्ष के पश्चात वे पुनः दिल्ली लौट आए और कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य बने और बाद में विद्वान प्रवक्ता बन गए। उन्होंने मजदूर आवाज नामक पत्र का संपादन किया और 1953 में राजनीतिक परिवर्तनों तथा पार्टी की विचारधारा में विभिन्नता के कारण 1954 में स्वामीनाथन उससे भी पूर्णतः पृथक हो गए। लगभग इसी समय उन्होंने विवाह भी किया। कुछ समय बाद वे अपने माता पिता के साथ करोल बाग में रहने लगे और आजीविका के लिए दैनिक हिंदुस्तान तथा सरिता में बच्चों की कहानियां लिखने लगे। दैनिक हिंदुस्तान पेपर था और सरिता जो थी बच्चों की, उसमें कहानियां लिखने लगे, एक मैगजीन निकलती थी। सन 1956-57 तक उनका संपर्क पीपल्स पब्लिशिंग हाउस से हो गया और उन्होंने साम्यवादी लेखन में पर्याप्त योगदान दिया। कला यात्रा। पत्रकारिता तथा राजनीति से संबंधित गतिविधियों के दौरान समय मिलने पर स्वामीनाथन जी चित्रांकन करते रहते थे। वे दिल्ली के कला जगत की गतिविधियों के भी निरंतर संपर्क में रहते थे। सन 1958 में उन्हें 3 वर्ष की अवधि के लिए ग्राफिक कलाओं के अध्ययन हेतु वारसा, पोलैंड की एक छात्रवृत्ति मिली, किंतु वे 6 महीने बाद ही वहां से लौट आए। याद रखिए, उन्हें स्कॉलरशिप मिली थी पोलैंड की 3 साल के लिए 1958 में, लेकिन उन्होंने सिर्फ 6 महीने तक वहाँ अध्ययन किया और उसके बाद वे शैलोज मुखर्जी के संपर्क में आए और उनसे कला सीखने लगे।
धीरे धीरे कला जगत में वे विख्यात होने लगे। अपनी कला के लिए स्वामीनाथन जी ने एक मंच तैयार किया और 1963 में उन्होंने समान विचारधारा वाले कुछ साथियों के सहयोग से ग्रुप 1890 स्थापित किया और इस ग्रुप की एग्जीबिशन हुई, जिसका उद्घाटन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इस दल के अन्य सदस्य थे जैसे मंजूराम पटेल जी, राजेश मेहरा जी, गुलाम शेख जी, राघव कनेरिया जी, हिम्मत शाह जी, ज्योति भट्ट जी, अंबादास जी, रेड्डप्पा नायडू जी, बालकृष्ण पटेल जी, एस जी विक्रम तथा एरिक बोबेन। किंतु उन सदस्यों के आदर्श एवं सिद्धांत एक समान नहीं थे। यह उनका एक प्रकार से कलाकारों को अन्य दलों के प्रहार से बचाने का तथा दूसरों को रोकने का तरीका था। स्वामी जी ने 1966 में दल के प्रचार के लिए क्रांटा पत्रिका का प्रकाशन भी किया। याद रखिए, ये जो एग्जीबिशन हुई थी ये उनकी ग्रुप 1890 की वो पहली और आखिरी एग्जीबिशन थी। अपनी कला में वे भारतीय विचारधारा की वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ साथ आधुनिक, अंतर्राष्ट्रीय तथा स्वतंत्र शैली के विकास का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने अपने चित्रों का प्रदर्शन भारत तथा विदेशों में किया। सन 1970 में स्वामी जी ने ललित कला अकादमी के गठन और कार्यों का विरोध करना प्रारंभ किया। इसी समय वे आर्टिस्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट के सचिव बने। धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलने लगी और उनका भारतीय कला की गतिविधियों में महत्वपूर्ण सहयोग माना जाने लगा। स्वामी जी को भोपाल में रूपंकर का प्रथम निर्देशक नियुक्त किया गया, जिसका उद्घाटन हुआ था 13 फरवरी 1982 में। उस समय इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। स्वामीनाथन जी की कला का प्रथम चरण 1959 के लगभग आरंभ हुआ, जब वे प्रागैतिहासिक कला की बिंब योजना तथा आदिम सभ्यता के टोटम चिन्हों का प्रयोग करते थे। इस समय वह कला के जादुई प्रभावों का ही विचार करते थे। दूसरे चरण में उनका ध्यान भारत की लोक तथा आदिवासी संस्कृतियों की ओर गया, जिनके प्रतीकों तथा प्रतिमाओं को उन्होंने जादुई भावना से देखा। याद रखिए, उनके जो चित्र थे वो जो भारतीय सभ्यता, आदिम सभ्यता थी, उसके जो चिन्ह थे, उस तरह की कुछ चीज़ों को लेकर उन्होंने अपने चित्र बनाए। सन 1960 के पश्चात वे भारतीय मिथकों का आधिकारिक प्रयोग करने लगे, जिसमें ओम, स्वास्तिक, कमल, लिंग, सर्प, हाथ की छाप प्रमुख थे, जिनमें बड़े आकार तथा गहरे तीखे रंगों का गाढ़ा प्रयोग उन्होंने किया। स्वयं उन्हीं के शब्दों में उनके प्रारंभिक चित्रों में पेलेट नाइफ का बहुत इस्तेमाल हुआ है। ये प्रतीक ग्राम्य संस्कृतियों से निकलकर शहरी वातावरण में पहले ही अपना बहुत कुछ महत्व खो चुके थे। स्वामीनाथन जी ने इन्हें अपने अनुकूल चित्रित किया। इसके पश्चात स्वामीनाथन जी ने काल्पनिक ज्यामिति चित्रण करने लगे। इन चित्रों को उन्होंने अंतरिक्ष की ज्यामिति कहा। उन्होंने जो काल्पनिक ज्यामिति चित्र की बनाए, उनको उन्होंने नाम दिया था अंतरिक्ष की ज्यामिति। इन आकृतियों के पीछे निश्चित रूप से तांत्रिक प्रभाव है। रंग योजनाएं हल्की और पारदर्शी हैं तथा चित्र केवल रंगों के संयोजन की दृष्टि से ही बनाए गए हैं। रंगों में ना कहीं वैपरीत्य है, ना उभार है, ना गहराई है। धीरे धीरे स्वामीनाथन जी भवनों आदि को ज्यामितीय रूपों में ढालने लगे और उनके आकार भी छोटे होने लगे। इस प्रकार एक नई बिंब योजना का उदय हुआ। अपनी कला यात्रा के अंतिम चरण में स्वामीनाथन जी ने प्रकृति से प्रतीकों का चयन करके आड़े तिरछे, कोमल, पारदर्शी तथा विशाल आकार के पर्वतों का चित्रण किया। ये स्वामीनाथन जी के चित्रों की पहचान थी, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर आकाश में बड़े सहज भाव से विचरण करते दिखाया गया है। कभी कभी इन पर कोई पक्षी बैठा अंकित किया गया है और पर्वत के नीचे या पहाड़ी के शिखर पर एक पुष्पित झाड़ी अथवा प्रथम बसंत को प्रदर्शित करते कुछ उन्होंने पौधे जैसे कि तुलसी, बेरो आदि का गुलमोहर का पौधा बनाया है। इन कृतियों में कभी कभी आकाश में उपजा कोई वृक्ष भी चित्रित करता है। इस तरह से उन्होंने बनाया है।
आकाश अत्यधिक प्रकाश युक्त होता है, कभी कभी उसमें पोले, वृत्त अथवा अर्धचंद्राकार चिन्हों द्वारा आच्छादित पहाड़ियां भी बनी होती हैं। ये उनके काम करने के शैली है। आकाश में पक्षी जैसे कोई वस्तु भी बनी होती है जो उड़ती हुई सी प्रतीत होती है और स्थिर भी। स्वामीनाथन जी के ये चित्र हमें संपूर्ण अतीन्द्रिक लोक में ले जाते हैं। स्वामीनाथन जी ये चित्र फलक पर कुछ रूपाकार उभारते थे, किंतु दर्शकों को उनके रूपाकारों की यह पुनरावृत्ति कभी नहीं अखरी। पक्षी, वृक्ष, पर्वत, श्रृंखला, पत्थर, वनस्पति, तंत्र, रूप, मोर तथा अन्य कई रूपांतर उन्होंने अपनी विशेष शैली में फलक पर चित्रित किए। उनकी कला में जल रंगों की तकनीकी का प्रभाव है। वे चित्र फलक का संयोजन भी विशेष ढंग से करते थे। उनके चित्रों में प्रस्तुत बिंब तथा प्रतीक दर्शकों के मन को झंकृत कर देते हैं। उनके चित्रों में रिक्त स्थान का भी अपना अलग महत्व है। उनके आकार वास्तविक न होकर भी हमें जीवन की वास्तविकताओं के करीब ले जाते हैं। स्वामी जी के चित्रों में पृष्ठभूमि द्विआयामी है। उन्होंने कहीं चटक रंग तो कहीं हल्के रंगों का प्रयोग किया है। स्वामीनाथन जी कृतियों में संवेग अपनी तीव्रता के साथ अभिव्यक्त हुए हैं। उनकी रचनाएं दर्शकों को अपनी ओर चुंबकीय ढंग से आकृष्ट करती हैं। उनकी कृतियों में एक निश्चित सीमा में अलंकरण की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। स्वामीनाथन जी की कला रूपात्मक रही है। कई बार वे एक दूसरे से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं, किंतु हर बार उनमें कोई रहस्य अथवा विस्मय स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। नदी, प्रकृति के मर्म को भी उन्होंने प्रदर्शित किया है। उनके चित्रों की पृष्ठभूमि में कुछ सपाट रंगों के क्षेत्र तथा रंगों की कुछ चौड़ी पट्टियां भी दिखाई देती हैं, जो रूपाकारों को विभाजित करती हैं। जे स्वामीनाथन जी ने अपनी कृतियों में भारतीय जनजीवन, यहाँ की माटी की गंध से सुवासित रंगों का प्रयोग किया है। उनके जो पसंदीदा रंग थे उसमें लाल, कत्थई, हल्दिया पीला, अरुण पीताभ, हल्का हरा, बैगनी और भूरा उनके चित्रों के प्रमुख रंग रहे हैं। स्वामी जी में स्वतः ही एक रंग दक्षता थी, जिससे आकर्षित होकर दर्शक उनकी कृतियों से बंध सा जाता था। उनकी कलाकृतियां उनकी पहचान थी। कोई भी कला प्रेमी उनके चित्रों को देखकर यह बता जा सकता था कि यह निर्माण स्वामी जी का है। उनकी कृतियों में किंचित कैलीग्राफिक प्रभाव भी था। उन्होंने पश्चिमी शैली का अंधानुकरण करने वाले भारतीय कलाकारों के विषय में कहा था कि मुझे ऐसे कलाकारों की स्थिति अत्यंत दयनीय लगती है, जो स्वयं को पश्चिमी कला धाराओं तथा आंदोलनों के पिछलग्गू बनकर खपा रहे हैं। हमें किसी कला धारा अथवा आंदोलन का पिछलग्गू नहीं, प्रणेता बनना चाहिए। सच्चा कलाकार वह है जो नए आंदोलन, नई कलाधारा को जन्म देता है। स्वामी जी मतलब विदेशी जो लोग चित्रों को लोग बनाते थे या उसका अनुकरण करते थे, वो उसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि हमें अपनी एक नई विचारधारा, अपनी नई शैली बनाना चाहिए जो भारतीयता को प्रदर्शित करे। एक बात इस संबंध में निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि हमारे कलाकारों को पश्चिम के मुहावरों पर काम करके स्वीकारे जाने की आकांक्षा पूरी तरह से छोड़ देनी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ना ही हम मौलिक सृजन कर पाएंगे और ना अपने काम से पश्चिम को चुनौती बन सकते हैं। प्रदर्शनियां। जे स्वामीनाथन जी ने नई दिल्ली, मुंबई, भोपाल आदि अनेक बड़े नगरों में अपने चित्रों की लगभग 20 एकड़ प्रदर्शनियां की। देश की विभिन्न प्रमुख पत्रिकाओं में भी उनके चित्र प्रकाशित हुए। भारत तथा विदेशों में आयोजित अनेक कला प्रदर्शनियों में स्वामीनाथन जी ने निर्णायक सदस्य के रूप में भूमिका निभाई। अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील आदि देशों की यात्रा करते समय उन्होंने वहां की कला का अध्ययन भी किया। सम्मान एवं पुरस्कार।
वर्ष 1968 में भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय त्रिनालय में उनको सम्मानित किया गया। उन्हें नेहरू फेलोशिप प्रदान की गई, जिसमें देश में भ्रमण तथा शोध कार्य करने का उन्हें प्रावधान था। वर्ष 1969 में साओ पाउलो, जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ की द्विवार्षिक प्रदर्शनी में अंतर्राष्ट्रीय जूरी के वे सदस्य बने। वे लिंक पत्रिका के संस्थापकों में से एक थे। उनकी ख्याति को देखकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें भारत भवन का न्यासी नियुक्त किया गया। याद रखिए, भारत भवन का वो न्यासी थे। वहाँ की कला दीर्घा की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके चित्र वर्तमान में देश विदेश की अनेक सामाजिक व निजी संग्रहों में संग्रहित हैं। प्रयोगधर्मी चित्रकार जे स्वामीनाथन जी का देहांत हुआ 24 अप्रैल 1994 को 65 वर्ष की आयु में, हृदय गति रुक जाने से, यानी कि हार्ट फेल हो जाने से। भारतीय कला जगत के लिए यह एक अपूरणीय क्षति थी। 1994 में 65 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया और यह भारतीय कला के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। जे स्वामीनाथन जी को उनके निरंतर गतिशील कला कर्म तथा भारतीय कला को नवीन आयाम एवं नई पहचान देने के लिए कला प्रेमियों द्वारा सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। तो ये था परिचय स्वामीनाथन जी का। आइए उनके कुछ चित्रों को हम देखते हैं। ये हैं स्वामीनाथन जी के बनाए हुए चित्र, और उनके जो चित्र थे वो जैसे कि मैंने बताया भी था, पहाड़, पर्वत, पक्षी और इस तरह की चीज़ों को लेकर वो बनाते थे। कहीं पर एक पौधा, पहाड़ पर्वत श्रृंखला के ही उनके ये सारे चित्र हैं। एक पौधा बनाया कहीं पर, कहीं पहाड़ को उन्होंने बिल्कुल आकाश में बनाया है, उसके ऊपर एक पक्षी। यही चित्रों की उनकी पहचान है। रंग जो उनके हैं, काफ़ी ब्राइट कलर्स उन्होंने यूज़ किए हैं अपने चित्रों में। ये स्वामीनाथन जी के बनाए हुए चित्र। तो ये था कला परिचय स्वामीनाथन जी का। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन वाला होगा, आपके लिए कुछ सहायक होगा आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करके बताएं। अच्छे से पढ़ाई करते रहें। गुड लक। जय हिंद।